डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग सीखे थे गॉस लॉ के बारे में कि गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ ये बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास कर सकता है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है गॉस लॉ में कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। तो देखिए, अगर ये क्लोज सरफेस है यानी कि जैसे कोई बंद सरफेस चारों तरफ से, जैसे फुटबॉल, जैसे कोई रूम, कोई क्यूब हो, जैसे कोई सिलेंडर हो और उसके अंदर में कुछ चार्ज है, तो उस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। तो गॉस लॉ को हम लोग ये बताते हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू कितना होता है। सबको याद होगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलन नॉट। नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलन नॉट। अब हम लोग फ्लक्स को इस तरह से गॉस लॉ को जानते हैं। अब गॉस लॉ को हम लोग एक और तरीके से लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कोई भी क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कैसे निकालें। फ्लक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको ध्यान रखिए कि हम लोग ई डॉट डी ए निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो बंद सरफेस में छोटा सा एरिया लेते हैं, जिसको हम लोग मान लिए बोल दिए एलिमेंट्री एरिया, वेरी वेरी स्मॉल एरिया, बहुत ही छोटा सा एरिया लिए एलिमेंट्री एरिया। जितना छोटा सोच सकते हैं उससे भी छोटा एरिया लिए, तो एलिमेंट्री एरिया डीए लिए और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए और उस स्मॉल एरिया से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकालेंगे। तो स्मॉल एरिया से फ्लक्स कितना पास करेगा, तो वो होगा ई डॉट डी ए। अब हमको निकालना है पूरे सरफेस से फ्लक्स, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ये हो गया पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स। अब ये सरफेस क्लोज्ड है तो हमको ये इंटीग्रेशन पूरे क्लोज सरफेस के पूरे एरिया के लिए करना है। तो उस बात को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल ऐसा एक लूप लगा देते हैं। लूप इंटीग्रेशन में ये बताता है कि इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ओवर होल क्लोज सरफेस। अब इसका वैल्यू यही हो गया नेट फ्लक्स थ्रू होल सरफेस। अब ये फ्लक्स थ्रू होल सरफेस क्या होता है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कितना होता है, तो उसके अंदर का चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलन नॉट। तो ये है गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग गॉस लॉ की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलोस्फेयर के अंदर में कितना होता है या हॉलोस्फेयर के बाहर में कितना होता है। अब इसको हम लोग गॉस लॉ से यहाँ पर प्रूफ करेंगे। इसके पहले कुछ और रिजल्ट जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करके बनाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट प्लेन ऑफ चार्ज कितना हो सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट सिलेंडर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो किसी सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे वो सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हॉलो हो या सॉलिड हो। तो हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारे केस में कुछ कॉमन स्टेप है जिसको हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले कि किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसा क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करेंगे जो उस पॉइंट से होकर के जाए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब वो सरफेस हो सकता है जनरली स्फेरिकल, वो सरफेस हो सकता है सिलिंड्रिकल, या वो सरफेस हो सकता है क्यूब। किसी भी तरह का क्लोज सरफेस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सरफेस कंसीडर करने में ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसमें कैलकुलेशन कर पाना आसान हो। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सरफेस को कंसीडर करेंगे। तो पहला स्टेप ये होगा गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, चाहे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ए क्लोज्ड सरफेस। कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस, जहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस लॉ।
क्योंकि हम लोग इस क्लोज सरफेस के पास गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए इस क्लोज सरफेस का नाम ही दे दिए हैं गॉसियन सरफेस। तो हम लोग शॉर्टकट में उसको बोल देंगे गॉसियन सरफेस। तो फर्स्ट स्टेप में एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको हॉलो स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके अंदर में, तो अंदर में एक ऐसा सरफेस सोचेंगे जहां पर हम लोगों को गॉस लॉ लगाना है, तो उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। उसके बाद गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद हम लोगों को अप्लाई करना है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होगा? गॉस लॉ होगा पूरे सरफेस से फ्लक्स का कैलकुलेशन, यानी कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस। और वो किसके बराबर होना चाहिए गॉस लॉ के अनुसार? क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलन नॉट, यानी कि किसी भी बंद सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स हो सकता है, तो वो फ्लक्स गॉस लॉ के अनुसार होता है उस बंद सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, जिसको बोल रहे हैं क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलन नॉट। और इस तरह से जनरली हम लोग देखें कि मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट अगर होगा तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे, अगर वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर में रखेंगे। तो अब सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला एप्लीकेशन सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि एक हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके सरफेस पे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज है कितना? क्यू। तो अब देखिए इसके सरफेस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है सबसे पहले मान लो कि इसके अंदर में किसी पॉइंट पे के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है, तो इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करें? सबसे पहले एक ऐसा क्लोज सरफेस सोचना है जो इस पॉइंट को शामिल करके हो। तो हम लोग अगर आर डिस्टेंस जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट को अगर कंसीडर करें तो देखेंगे कि सभी पॉइंट के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, इसलिए सभी पॉइंट के पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका मैग्नीट्यूड सब जगह क्या होगा? सेम होगा। ये देख सकते हैं कि जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट के लिए चार्ज सरफेस पे है, तो सभी पॉइंट के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सभी पॉइंट पर क्या होगा? एक जैसा होगा। जैसे जितना चार्ज जिस तरह से चार्ज इस पॉइंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है उस तरह से हर पॉइंट के देखेंगे तो सभी पॉइंट के लिए चार्ज एक जैसा सब तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर होगा इन सभी पॉइंट पे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो किस डायरेक्शन में हो सकता है? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि स्फेरिकल चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड। तो हम लोग इसमें सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे? सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे, कंसीडर करेंगे एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के रूप में कैसा सरफेस होगा? गॉसियन सरफेस के रूप में हम लोग कंसीडर करेंगे एक स्फेरिकल सरफेस। ऐसा इमेजिन बस करना है, ये रियल में ऐसा कुछ बना करके रखे सोचे ऐसा नहीं, बस इमेजिन करना है कि एक स्फेयर सोचे जिसका रेडियस कितना है? रेडियस आर है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? अप्लाई गॉस लॉ एट द गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है? नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, यानी कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर होल क्लोज सरफेस, और ये बराबर क्या होना चाहिए? क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलन नॉट। कभी भी किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसी स्टेप से आगे बढ़ेंगे। यही गॉस लॉ है कि नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलन नॉट। अब देखो यहाँ पर, अब मान लो कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिए, तो जानते हैं कि किसी भी स्फीयर के लिए
एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? किसी भी कोई भी स्फीयर अगर लेते हैं तो उसमें हर जगह पर एरिया का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे मान लो एक फिगर्स दिखाते हैं। जैसे ये मान लो कि स्फीयर है, इस स्फीयर में अगर हम एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें तो इसका एरिया किधर होगा? एरिया होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक और छोटा सा कोई पोर्शन कंसीडर किए, छोटा सा एरिया, तो उस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? वहाँ पे जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा उधर ही होगा एरिया का डायरेक्शन। तो एरिया का डायरेक्शन हर जगह पर देख सकते हैं कि नॉर्मल टू द सरफेस होगा। कोई भी छोटा सा पोर्शन ले तो वहाँ पर एरिया का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि रेडियली आउटवर्ड, ये डायरेक्शन एरिया का है। कहीं भी कोई भी छोटा सा पोर्शन ले लें तो उस सरफेस का एरिया होगा उस एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ एरिया, जो कि होगा किधर? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एक स्फीयर कंसीडर किए हैं, तो इस स्फीयर का अगर हम यहाँ पर छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें तो वहाँ पर एरिया किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। हर जगह पर एरिया होगा रेडियली आउटवर्ड, हर जगह पर एरिया का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर यहाँ पर है तो वो भी होगा रेडियली आउटवर्ड। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चाहिए रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि सारे पॉइंट के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखेंगे तो इस सभी पॉइंट के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड। तो ये सारे जगह पर ऐसा ही हो रहा है। तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच में डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? सेम है। तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, एरिया का मैग्नीट्यूड डी ए है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा कितना बन रहा है यहाँ पर? तो थीटा बन रहा है दोनों बीच में, देख लो कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के बीच में 0 डिग्री। इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पूरे क्लोज सरफेस के लिए। तो आगे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। इस इंटीग्रेशन में ई का वैल्यू सब जगह क्या है? सभी एरिया के सेम है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे, बच गया केवल इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का इंटीग्रेशन, तो ये स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया, सभी स्मॉल स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करने का मतलब पूरे सरफेस का एरिया। अब स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया कितना होता है? पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया हो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? इस स्फीयर का रेडियस, और जो चार्ज इस पे है उसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। तो ये इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर नहीं कर देंगे क्योंकि इस स्फीयर पे चार्ज है और हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं सेंटर से आर डिस्टेंस पे। तो इस सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो, ये हो गया नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या होता है? गॉस लॉ के अनुसार क्यू इनक्लोज्ड। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना है? इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज बंद है? तो देख सकते हैं कि चार्ज कहाँ पर है? केवल बाहरी इस सरफेस पर है, इस स्फीयर पे है। तो इसके अंदर में चार्ज कितना इनक्लोज्ड हुआ, कितना चार्ज बंद हुआ? 0। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि 0 कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से पता चल गया कि 0 होगा। तो यहाँ से पता चला कि हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचे कि अगर हॉलो स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यानी कि जब आर का वैल्यू रेडियस से छोटा है, यानी कि स्फीयर के अंदर में है, देख सकते हैं स्फीयर के अंदर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां पर क्या है? 0 है। ठीक है, ये एक केस हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि इसके अंदर में चार्ज नेट कितना आया? 0 आया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर में। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर में कितना होगा। मान लेते हैं
कि कोई वही स्फीयर है जिसपे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कैलकुलेट करना है इसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। अब कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, सरफेस के बाहर में, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस आर, सेंटर से डिस्टेंस आर हुआ वो रेडियस अब क्या है, बड़ा है। और अगर मान लो कि पॉइंट सरफेस पे लेते तो सरफेस से लेकर के बात करेंगे, सरफेस से लेके बाहर में कोई पॉइंट, तो सरफेस पे आर का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू रेडियस। तो सरफेस से लेके बाहर तक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पिछले टॉपिक में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे हम लोग सेंटर से लेके सरफेस के जस्ट पहले तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। लेकिन अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेके बाहर तक, सरफेस से बाहर तक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग को फिर वही काम करना है, एक कंसीडर करना होगा, इमेजिन करना होगा गॉसियन सरफेस। तो हम लोग एक ऐसा स्फीयर कंसीडर कर लें जिसका रेडियस आर हो। अब देखो इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो रेडियली आउटवर्ड ही हो सकता है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सभी पॉइंट के लिए एक जैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी जगह पर क्या होगा, सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सभी जगह पर कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि सरफेस चार्ज स्फेरिकल है, तो हर पॉइंट के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। इसीलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी जगह सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट के लिए देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर पॉइंट के लिए एक जैसा है, तो मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सब जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन भी कोई एक पार्टिकुलर तो हो नहीं सकता है, सबके लिए एक जैसा डायरेक्शन क्या हो सकता है, एक ही ऑप्शन बचता है कि डायरेक्शन सबके लिए हो जाए रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, निगेटिव है तो इनवर्ड। अब देखो एरिया भी उसी तरह से, अगर छोटा सा एरिया लें कहीं भी तो एरिया का भी डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो हर स्मॉल एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का डायरेक्शन हर जगह पर सेम है। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। तो अगर गॉस लॉ अप्लाई करें तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ बताएगा कि नेट फ्लक्स थ्रू होल क्लोज सरफेस, यानी कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस, और ये बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग क्या किए, ये जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं सेकंड केस के लिए, इसको मान लो हम बोल दिए गॉसियन सरफेस 2, इसके अंदर वाला जो सरफेस था वो गॉसियन सरफेस 1, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस 2 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई किए गॉस लॉ। अब देखो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, आपस में एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो गया cos 0 डिग्री। इसका इंटीग्रेशन करना है पूरे क्लोज सरफेस के लिए, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी जगह पर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जब सब जगह सेम है तो इसको इंटीग्रेशन क्या करें, बाहर कर लेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन के हम लोग कर लेंगे बाहर। अब बच गया इंटीग्रेशन के अंदर में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया cos 0 डिग्री 1 हो गया। अब ये तो आसान हो गया एकदम, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का इंटीग्रेशन सब जानते हो। अब ये स्फीयर है तो इसका रेडियस r, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और ये बराबर क्या, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर, ये सरफेस सोचे थे इसके अंदर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ, कितना चार्ज इसके अंदर में बंद हुआ, तो देख लो पूरा का पूरा स्फीयर का चार्ज इसके अंदर में आ गया। तो इसके अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड हुआ, पूरे स्फीयर का चार्ज जो कितना है कैपिटल Q है, तो Q इनक्लोज्ड हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देख लो भाई 4 पाई r स्क्वायर कहाँ जाएगा, इधर नीचे आएगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसी को ना बोल सकते हैं KQ बाई r स्क्वायर। तो दो रिजल्ट आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होलोस्फीयर के बाहर में कितना होता है KQ बाई r स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज। इसलिए हम लोग शुरुआत में पढ़े थे कि किसी भी बाहरी पॉइंट के लिए होलोस्फीयर किस तरह से एक्ट करता है। तो होलोस्फीयर एक्ट करता है
लाइक ए पॉइंट चार्ज कहां पे रखा हुआ, इसके स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ। अब दोनों रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। अब दोनों रिजल्ट को एक बार देख लो क्या रिजल्ट आया। तो रिजल्ट ये आया कि अगर कोई होलो स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसके अंदर में कहीं भी जाएंगे सरफेस को छोड़ के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, 0। और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, KQ/R²। अब दोनों बातों को यूज करके जनरली ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो एग्जाम सब में जनरली पूछा जाता है। हर साल लगभग कुछ ना कुछ ऐसा ग्राफ आ ही जाता है। तो इस ग्राफ का प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ किस तरह का आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का ग्राफ। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रखे कहां पर, वाई एक्सिस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दिए वाई एक्सिस पर, और सेंटर से डिस्टेंस को कहां रख दिए, एक्स एक्सिस पर। समझ में आया? देख लो भाई, अगर कोई होलो स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दो रिजल्ट आया था कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये R है, यानी कि R इज लेस देन रेडियस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आया था। और एक बाहर के लिए, बाहर में अगर कोई पॉइंट है, मतलब कि डिस्टेंस R रेडियस या उससे बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया KQ/R²। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा आप तो सब आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं कि डिस्टेंस जब 0 है, सेंटर पे है तो डिस्टेंस 0 है, सेंटर से दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस ही बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। तो ग्राफ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, नीचे भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं, केवल 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, ये ग्राफ जाएगा सरफेस के पहले तक। सरफेस वाला पॉइंट ग्राफ में शामिल नहीं है, सरफेस वाले पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ये पॉइंट ग्राफ से एक्सक्लूडेड है, हटा हुआ है। अब जैसे ही सरफेस या उससे बाहर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं कि कैसे वेरी कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1/R²। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में तो 0 है, सरफेस पर अचानक वैल्यू 0 से बढ़ के मैक्सिमम हो चुका है, और उसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एक घटते घटते कहाँ पे 0 होगा, इन्फिनिटी पर। तो ग्राफ जो होगा वो इस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे। ग्राफ जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर का कुछ ऐसा होगा। ग्राफ को देखो, ध्यान से समझ लो भाई, सेंटर से लेकर के सरफेस के पहले तक, यानी कि R = रेडियस को छोड़ करके उसके पहले तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है। यहाँ पे हम सर्कल बना दिए हैं जो ये बताने के लिए है कि ये वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अचानक बढ़ चुका, और उसका वैल्यू कितना हो चुका। तो देखो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, सरफेस पे, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा KQ/ सेंटर से डिस्टेंस कितना है, रेडियस, इसका स्क्वायर। अब डिस्टेंस अगर यहाँ से बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से घटते घटते कहाँ पे 0 होगा, R = इन्फिनिटी पर। तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को ध्यान रखना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, इसका वेरिएशन कैसे होता है।